कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ पुराने स्पेशल फोर्सेस के फौजी अब मजबूरी में चोर बन गए हैं। पहली चोरी में उनका लीडर बैंक में घुसा और उसने बिना कुछ बोले सीधे ही मैनेजर के सीने में गोली मार दी। बाकी लोगों का झुंड एकदम से घबरा गया। चोरों ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स को कंट्रोल किया। उन्होंने एक ब्लूटूथ स्पीकर हॉल के बीच में फेंक दिया। तो उस स्पीकर के अंदर से कड़क आवाज निकली, सब नीचे लेट जाओ, अपने हाथ जमीन पर रखो। यह सुनते ही लोग डर के मारे तुरंत नीचे बैठ गए। बैंक के एम्प्लॉइज ने भी डर कर जल्दी से जाकर सेफ खोल दिया। पूरे 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। चोर पूरे $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ लेकर भाग गए। जाते वक्त उन्होंने एक मोशन एक्टिवेटेड बम छोड़ दिया। निकलते हुए उनके लीडर ने सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा और कैमरे को गोली से उड़ा दिया। पलक झपकते ही चोर शहर की गलियों में गायब हो गए। FBI को क्राइम के 25 मिनट बाद रिपोर्ट मिली। सीन पर सिर्फ एक ही हिंट था, बॉम्ब पर लगा हुआ एक फिंगरप्रिंट, उसके अलावा और कोई सबूत नहीं। सेक्रेटरी जेनेथन समझ नहीं पाया कि इतनी आसानी से चोरी हो गई। उसके बाद भी चोरों ने बैंक मैनेजर को क्यों मार दिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? ये जानने के लिए जेनेथन सबूत ढूंढने निकला, पर उसके साथी ने बताया कि पुलिस बम ले जा चुकी है। पुलिस इस मामले में क्यों पड़ रही है? यह देखकर वह चिढ़ गया। गुस्से में वह पुलिस स्टेशन गया। पुलिस चीफ ब्रायन को ढूंढने के लिए और उसे सीधा पूछा कि यह FBI का केस है, इसमें टांग क्यों उड़ा रहे हो तुम, और जो भी सबूत मिले हैं उन्हें मेरे हवाले कर दो। यह सब सुनकर ब्रायन थोड़ा घबरा गया। उसने बताया कि फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के एक आदमी का है जो पहले स्पेशल फोर्सेस में था। आज से करीब 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को किडनैप करके फिरौती की मांग की, और फिर जब टाइम पर पैसे नहीं मिले तो सबको मार दिया। फिर फौज की एक दूसरी यूनिट गई और उन सभी बागी कमांडोज को मौत के घाट उतारा, और अब जेम्स के परिवार में उसका छोटा भाई रेंजर ही बचा है। पुलिस को लगा कि जब जेम्स और उसकी टीम मर चुकी है तो जरूर रेंजर ने ही यह क्राइम किया होगा, और किसी हाईटेक टेक्निक से उसने जेम्स का फिंगरप्रिंट वहां लगा दिया। पर तभी एजेंट वेल्स खबर लेकर आया कि चोरी के टाइम पर रेंजर को एक दुकान में देखा गया है, इसीलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी 2 जगह पर तो हो नहीं सकता। जथन समझ गया कि चोर जरूर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह यह चोर काम कर रहे हैं वह स्पेशल फोर्सेस के हो ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी स्पेशल फोर्सेस वाले अपना फिंगरप्रिंट छोड़ के तो नहीं जाएंगे। या तो ये बेवकूफ हैं या हद से ज्यादा चालाक एजेंट्स इस केस की छानबीन कर ही रहे थे। तभी फिर से एक दूसरी चोरी हो गई। इस बार चोरों ने बैंक मैनेजर के घर वालों की जान लेने की धमकी देकर उससे बैंक का सेफ खुलवाया था। मैनेजर ने ईयरपीस पहना और बैंक के अंदर गया। मैनेजर ने डर के मारे सब लोगों को ब्रेकफास्ट करने भेज दिया और फिर तिजोरी खोली। काम होता देखकर चोर बैंक की तरफ बढ़े, और जैसे ही चोर बैंक में घुसे उनका सामना एक फीमेल एम्प्लॉय से हो गया। डर के मारे वह अलार्म बजाने जा ही रही थी, पर मैनेजर ने उसे रोक दिया। चोर ने फिर से स्पीकर से वही आवाज चलाई और पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। पर इस बार उन्होंने पैसे नहीं बल्कि सेफ में रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, और सबसे अजीब बात तो यह थी कि उन्होंने घायल गार्ड को भी ठीक करवा दिया। इससे लग रहा था कि वह बिना बात लोगों को नहीं मारते। तो फिर पहली चोरी में मैनेजर को क्यों मारा? थोड़ी देर बाद ही जवाब मिल गया। बारिश में तीसरा मैनेजर ऑफिस जाने वाला है। तभी एक चोर ने उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे बहुत जोर से बाहर खींचा और गीली सड़क पर फेंक दिया। मैनेजर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक चाकू उसकी गर्दन में घुसा दिया गया। खून धीरे धीरे बारिश के पानी में रिसने लगा। चोरों ने उसकी तकलीफ देखकर भी बिल्कुल दया नहीं दिखाई, मानो उनका कोई पुराना बदला पूरा हुआ हो। बैंक के मालिक जेफरी को पता चला कि उसकी 2 ब्रांचेस लूट ली गई हैं। $3 मिलियन इतने बड़े बैंक के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। पैसों से ज्यादा उसे डॉक्यूमेंट्स की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके अंदर जेफरी का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। 2 बैंक्स में लगातार चोरी के बाद सेक्रेटरी जेनेथन बहुत परेशान हो गया। उसको सबसे ज्यादा परेशान बस ये बात कर रही थी कि चोर एक बैंक में मैनेजर को मार गए, वहीं दूसरे में घायल सिक्योरिटी गार्ड को भी बचा लिया। ये उल्टा सीधा बर्ताव देखकर जेनेथन सोच में पड़ गया कि जरूर इस केस में कोई तो राज छुपा है, जिसके लिए यह चोर इस हद तक जा रहे हैं। इसके बाद जेनेथन ने बचे हुए बैंक मैनेजर से पूछताछ की। उसे लगा नहीं था कि मैनेजर कुछ खास बता पाएगा, और मैनेजर ने एक नया सुराग दे दिया। जेनेथन ने पूछा कि क्या बैंक का मालिक जेफरी यहां अक्सर आता है। मैनेजर ने बताया कि जेफरी एक बहुत ही अमीर आदमी है,
उसके नाम पर देश भर में लगभग 3000 बैंक की ब्रांचेस हैं। उसके पास इन छोटी मोटी ब्रांचेस में आने का टाइम नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ब्रांच में भी वह साल में शायद 1 या 2 बार जा पाता है। तो इतनी छोटी ब्रांच में आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पर अजीब बात यह थी कि जेफरी हर रोज इस छोटी ब्रांच में आ रहा था, वो भी बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पर खुद तिजोरी को चेक भी करता। यह सुनकर जेनेथन को तुरंत लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक अलीग ने हिला देने वाली खबर दी। चोरी किए गए नोटों का सीरियल नंबर ट्राई करने से पता चला कि वह 3 मिलियन किसी चैरिटी को दान कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी जानकारी पुलिस चीफ ब्रायन ने फिर से जेनेथन को नहीं बताई। जेनेथन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने नए एजेंट वेल्स को ब्रायन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। साथ ही जेनेथन ने अपने एक साथी से कहा कि जेफरी के ऊपर अच्छे से नजर रखो और इसका कच्चा चिट्ठा निकालो पूरा। अगले दिन बैंक मैनेजर के फ्यूनरल पर जेफरी भी वहां पहुंच गया और उसके साथ ही उस एरिया का नेता भी। 2 छोटी ब्रांचेस के मैनेजर्स की मौत पर इतने बड़े लोगों का आ जाना बहुत अजीब है। जेनेथन के साथ ही स्टॉकवेल ने यह पूरी बात उसे बताई। इस तरह की चीजें देखकर जेनेथन का शक बढ़ने लगा। वहीं ब्रायन मजबूरी में वेल्स के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उन्हें गवाह मिल गया। ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड, उसकी आदत थी कि अगर कुछ गड़बड़ लगे तो वह गाड़ियों का नंबर नोट कर लेता था। उसने चोरों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और चेक करने पर पता चला कि यह गाड़ी रेंजर की है। इसके बाद ब्रायन ने तुरंत ऑर्डर दिए कि रेंजर को पकड़ लो। इसी वक्त हेडक्वार्टर्स में जथन को एक अजीब सी फाइल मिली। उसने सोचा कि यह कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ फोटो निकली। यह फोटो उस एरिया के नेता और जेफरी की थी। वह दोनों काफी करीबी दोस्त लग रहे थे। फोटो साफ साफ चोरों ने ही भेजा था। इन सारे सुरागों को जोड़कर जथन ने फैसला किया कि उसे जेफरी से सीधी बात करनी होगी। अगले दिन वह बैंक हेड क्वार्टर्स गया और जेफरी से मिला। उसने जेफरी के मरे हुए छोटे भाई का जिक्र किया, जो कि पुरानी किडनैपिंग का विक्टिम था। उसे ही स्पेशल फोर्सेस की उस टीम ने किडनैप किया था और इस सब में उसकी जान भी चली गई थी। जेनेथन के सवालों पर जेफरी बिल्कुल शांत रहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर फिर जेनेथन ने एक और सीधा सवाल पूछा, जो डॉक्यूमेंट चोरी हुए उनके अंदर क्या था? यह सुनकर जेफरी का चेहरा लाल हो गया। यह देखते ही जेनेथन समझ गया कि जेफरी का उस छोटी ब्रांच में जाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। खैर, जेफरी ने गुस्से में सिक्योरिटी बुलाकर जेनेथन को हेडक्वार्टर से बाहर निकलवा दिया। इस वक्त चोरों ने अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस बार उनका सीधा टारगेट हेडक्वार्टर्स ही है। चोर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हर आदमी का रोल एकदम साफ है। उन्होंने जल्दी ही बैंक की मेन लॉबी को पार कर लिया। वो केबल्स का इस्तेमाल करके मेन एरिया में घुसना चाहते थे। उसी वक्त जेनेथन को जेफरी के गार्ड हेडक्वार्टर से बाहर ले जा रहे थे। उसने चोरों को देखते ही जल्दी से सबको नीचे लेट जाने को कहा। लोग पैनिक में चिल्लाने लगे, आगे इधर उधर भागने लगे। चोरों ने मौका देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। तभी जेफरी भी सामने आ गया। FBI की तरफ से तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई। एक गोली गलती से सिक्योरिटी गार्ड को लग गई। जथन ने भी फायरिंग करके एक चोर को घायल कर दिया। लग ऐसा रहा था कि वह घायल हुआ चोर मर गया, पर जब एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे चोर से लड़ने लगा, तभी अचानक से मरा हुआ चोर उठ खड़ा हुआ और उसने हमला कर दिया। हालात खराब होते देखकर जेनेथन ने जेफरी को पहले एक सही जगह पहुंचा दिया और फिर वापस चोरों से भिड़ गया। लेकिन इस बार चोर उस पर भारी पड़ रहे थे। घायल सिक्योरिटी गार्ड के साथ जेनेथन ही वहां से बचकर भाग पाया। तब तक चोर अपना काम पूरा कर चुके थे। एक लंबी लड़ाई के बाद जेफरी के पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड बचा। वह भी थकान से गिरने वाला था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सामने खड़े चोर ने बॉडीगार्ड के ऊपर हमला नहीं किया। शुरू से लेकर आखिर तक उनका एक ही टारगेट था, जेफरी। चोर ने तुरंत बॉडीगार्ड को अपना हथियार नीचे करने को कहा, लेकिन तभी उसके एक साथी ने वहां आकर बॉडीगार्ड के माथे में गोली दाग दी। लीडर उस पर चिल्लाया कि क्या कर रहा है तू? पर इतने में जेनेथन ने अचानक हमला करके उस कातिल चोर को मार डाला और लीडर को बंदी बना लिया। यह देखकर चोरों में से एक ने तुरंत एक फीमेल एम्प्लॉय को पकड़ लिया ताकि इस औरत के बदले वह अपने दोस्त को छुड़वा सके। बाद में दोनों तरफ बातचीत हुई और एक्सचेंज का फैसला हो गया। जेनेथन को पता है कि अगर उसने चोर को छोड़ दिया तो शायद वह खुद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चोर ने अपना वादा निभाया। उसने जेनेथन को छोड़ दिया और अपने साथियों से कहा कि गोली मत चलाना। फिर सारे चोर बहुत जल्दी वहां से निकल गए। FBI ने पूरे क्राइम सीन को पूरी तरह सील कर दिया
और मरे हुए चोर के शरीर से कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये चोर बहुत सटीक तरीके से काम करते थे। ये देखकर अब एजेंट्स को भी लग रहा था कि शायद ये लोग पुराने स्पेशल फोर्सेस के ही बंदे हैं। इसी दौरान ब्रायन को एक कॉल आया। उसके ऑफिसर ने बताया कि रेंजर मिल गया है। ब्रायन और वेल्स तुरंत उस जगह पहुंच गए, लेकिन कमरे के अंदर उन्हें सिर्फ रेंजर की भाभी मार्ता मिली। उसने बताया कि जेम्स की मौत के बाद जब भी रेंजर मिलने आता है, वह उसके घर कुछ पैसे देकर जाता है ताकि बच्चों का गुजारा हो सके। ब्रायन को लगा कि यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसे एक और रिपोर्ट मिली कि रेंजर एक पुराने घर में देखा गया है। शायद वहीं पर बाकी चोर भी छुपे हों। लेकिन ब्रायन ने यह बात वेल्स को नहीं बताई। पता चला कि ब्रायन की पत्नी बहुत लंबे समय से कैंसर से लड़ रही है और ब्रायन की छोटी सी सैलरी में उसका इलाज होना मुमकिन नहीं। अपनी पत्नी का दर्द याद करके ब्रायन और मजबूर हो गया और उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह जेनेथन को एक अनजान फाइल मिली। यह भी चोरों ने ही भेजी थी। फाइल देखकर जेनेथन हिल गया। उसमें जेफरी के सारे जुर्म लिखे हुए थे। जो राज जेफरी इतने सालों से छुपा रहा था, वह पूरी तरह नंगा हो गया। पता चला कि सालों पहले जो बड़ी किडनैपिंग हुई थी, वह जेफरी ने ही प्लान की थी। उसका मकसद था कि उसके परिवार की जायदाद पूरी तरह उसे मिल जाए, कोई बंटवारा ना हो। जेफरी ने एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर को पैसे देकर एक झूठे टेररिस्ट को रोकने का ऑर्डर बनवाया। जेम्स की स्पेशल फोर्सेस टीम को तुरंत इस ऑपरेशन पर भेज दिया गया। टीम ने सोचा कि वह असली आतंकवादी को मारने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी से घर पर रेड की और अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया। परमिशन के बाद उन्हें पता चला कि वह आतंकवादी नहीं थे, बल्कि बिना हथियारों के कॉलेज स्टूडेंट थे। उनमें जेफरी का छोटा भाई भी था। टीम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ऑर्डर गलत था। उन्होंने तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेजी, लेकिन इससे पहले सच सामने आता, एक दूसरी स्पेशल फोर्सेस टीम ने उन पर हमला कर दिया। जेम्स की टीम तैयार नहीं थी और अचानक से हुए हमले की वजह से वह एक एक करके मरते गए। जेफरी के भाई के मरने के बाद पूरी जायदाद उस अकेले को मिल गई। उसने फौज के कुछ अफसरों को बहुत सारे पैसे खिलाकर जेम्स और उसकी टीम को गद्दार घोषित करवा दिया ताकि उसका क्राइम छुप जाए। जेफरी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह तो अब भी घमंड से हंस रहा था। जेफरी को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगा कि मैक्सिको आकर वह सेफ हो गया। उसने जेनेथन को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम भी एक गुनहगार बन जाओगे। लेकिन जेनेथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अचानक हमला करके जेफरी के पेट में चाकू घोंप दिया। लोग यह नजारा देखकर भागने लगे। जेफरी के बॉडीगार्ड ने अपने बॉस को घायल देखकर बंदूक निकाली, लेकिन वेल्स ने पहले ही उसे देख लिया और गोली मार दी। फिर जेनेथन ने अपनी बंदूक वेल्स पर तान दी। अब दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे, लेकिन वेल्स ने अचानक से बंदूक नीचे कर ली और मुड़कर चलने लगा। उसने अपनी किस्मत जेनेथन के हवाले कर दी कि जिंदा छोड़ना है तो छोड़ मारना है। तो मार उसके दिल पर जो बोझ इतने सालों से था, वह आज उतर गया और जेनेथन ने भी उसे दूर जाते देख अपनी बंदूक नीचे कर ली। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।